सभी को नमस्कार। मानवी इस संस्कृत उपन्यास का नवीन हिंदी संस्करण अभी-अभी छपकर आया है। यह उपन्यास मूल संस्कृत में मेरे द्वारा लिखा गया और हिंदी अनुवाद भी मेरे द्वारा किया गया। हिंदी अनुवाद में यह संस्करण विश्ववाणी पब्लिकेशंस सागर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। F54 फ्रेंड्स कॉलोनी, अशोक गार्डन, भोपाल। यह इनका पता है। 200 रुपया इसके पेपरबैक संस्करण का दाम है। यह पुस्तक ई बुक्स में भी इसी प्रकाशक से उपलब्ध है और अमेजोन पर भी यह प्राप्त है। इस कृति के संबंध में विशेष न कहकर मैं इसकी 2 पृष्ठों की भूमिका के अंश पढ़ूंगा और कतिपय सुधीजनों ने, साहित्य के मर्मज्ञों ने इस पर अपने मंतव्य प्रकट किए हैं जो इसके 2 फ्लैप पर और पृष्ठावरण या बैक कवर पर प्रकाशित हैं, उनका भी मैं पाठ करूंगा। सबसे पहले मैं भूमिका से मुख्य अंशों का वाचन कर रहा हूं। इस संसार में पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत, आदमी और दूसरे प्राणियों के शरीर, शरीर के भीतर का सोच, ये सब खुद उपजते हैं। इन्हें हम नहीं बनाते। जो कुछ खुद ब खुद उपजता है और हम मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है, उसे हमारे ऋषियों ने प्रकृति कहा है। प्रकृति से हटकर हम लोग जो कुछ बनाते हैं, उसे ऋषियों ने विकृति कहा है। हम खिलौने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, स्वेटर बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, कुर्सी, टेबल, मेज, मकान बनाते हैं। यह सब विकृति है। विकृति प्रकृति की नकल है। प्रकृति नित्य नई होती रहती है, अद्भुत है, सुंदर है। विकृति भी नित्य नई रची जा सकती है, वह भी अद्भुत और सुंदर हो सकती है, पर वह तभी तक नित्य नई, अद्भुत और सुंदर रह सकती है जब तक वह प्रकृति के साथ चले और उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। जब वह प्रकृति के साथ नहीं चलती और उसे नुकसान पहुंचाने लगती है, तो वह बदसूरत होती जाती है। उसकी बदसूरती हमें नहीं दिखती। प्रकृति कराहती है, वह हमें पुकारती है। हम विकृति की नकली दुनिया में ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि उसकी कराह और पुकार हमें सुनाई नहीं देती। हम प्रकृति को, उसकी खूबसूरती को मटियामेट करते चले जा रहे हैं। हम यह नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह हम अपने आप को और अपनी दुनिया को ही बर्बाद कर रहे हैं। मानवी उपन्यास मैंने नहीं लिखा। यह प्रकृति की कराह और पुकार ने मुझसे लिखवा लिया है। मानवी धरती के हृदय का हाहाकार है। मानवी उपन्यास उन सब के लिए लिखा गया है जिनकी उम्र 8 या 10 साल से ज्यादा हो। इसे बच्चों का उपन्यास इसलिए कहा गया है कि बच्चे तो हम सभी हैं। हम सभी प्रकृति के या इस धरती के बच्चे हैं। जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हमारे भीतर का बच्चा कहीं गुम हो जाता है या मर जाता है। यह उपन्यास उन सब के द्वारा पढ़ा जा सकता है जो बच्चे हैं, जिनके भीतर एक बच्चा अभी भी मौजूद है, भले ही उम्र के लिहाज से वे 20 बरस के हों, 30 बरस के हों, 40, 50 या 80 बरस के हों। मैं आशा करता हूं कि वे सब लोग एक न एक दिन इसे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़कर इस उपन्यास में जो मानवी है उसके बारे में सोचेंगे। सोचेंगे ही नहीं, इस धरती को बचाने के लिए आगे आएंगे। मैं प्रख्यात शिक्षा शास्त्री तथा बाल साहित्य के मर्मज्ञ रचनाकार कृष्ण कुमार
हिंदी की जानी मानी कवि अनामिका, हमारे समय के श्रेष्ठ समीक्षक, कला मर्मज्ञ और अनुवादक आलोक भल्ला तथा इंटरनेट पत्रिका दी बीकन के संपादक अशोक उपाध्याय और प्रख्यात चिंतक विचारक प्रवीण पंड्या का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस किताब के बारे में अपने मंतव्यों से मेरा उत्साह बढ़ाया। इतनी भूमिका है। इसके बाद में अनामिका, जो कि स्वयं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हमारे समय की एक महत्वपूर्ण कवि हैं और विचारक तथा स्त्री विमर्शकार हैं, उनका मंतव्य जो इसके पहले फ्लैप पर छपा है उसको पढ़ रहा हूँ। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी की यह अनूठी उपन्यासिका बाल्यकाल और किशोरावस्था के बीच के झिलमिल प्रदेश में खड़े एक पितृविहीन बालक और अपने झुंड से बिछड़ी एक एक करुणावान राजहंसिनी की सुभग मैत्री की कहानी है, जो पर्यावरण की चुनौतियों के बरअक्स प्रकृति पुरुष और भाषिक संस्कृतियों की सरस आपसदारी के बृहत दृश्यबंध रचती है। इस आपसदारी का छंदोभंग या लयभंग ही तो प्रलय है। इस आधार प्रमेय की पृष्ठभूमि में है वह विराट स्पेक्टेकल जहां पक्षियों की लुप्त प्रजातियों पर नजर गड़ाए अपने सलीम अली हैं कुछ काल्पनिक पर अत्यंत सजीव किरदार। गांव कस्बे शहर के अलग वर्गों नस्लों से उभरे ये किरदार इतनी जीवंत भाषा बोलते हैं कि झुंड से बिछड़ी राजहंसिनी उनकी बोली बानी सीख लेती है। अपनी संवेदनाओं में वह मानवीय है, तभी उसका नाम मानवी है। क्योंकि दुनियावी छल प्रपंच से उसकी भाषा अनजान है, इसलिए उसकी प्रेरणाएं दैवी हैं। सत्य से तादात्म्य इतना गहरा कि शिक्षक की कुटिलता छुपाने के लिए उसका मित्र संवाददाता की गलत रपट का झूठा समर्थन कर देता है तो कंठ जल जाता है मानवी का। सर्कस की दुनिया से जुड़ी विडंबनाएं रेखांकित करते हुए मानवी के राजहंस दल के संधान के बहाने देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों की सैर इस उपन्यासिका को एक सरस यात्रा वृत्तांत की आभा भी देती है। हिंदी में बाल साहित्य की कमी तो रही ही है, दुविधाओं से जूझते किशोर साहित्य का भी नितांत अभाव रहा है। यह उपन्यासिका एक बड़ी रंध्र पूर्ति के रूप में उभरती है, इस तथ्य की गहरी समझ के साथ कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हर किशोर अभिमन्यु की तरह प्रश्नों और दुविधाओं के चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर जाता है, उससे उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता। यह रास्ता उसे साहित्य ही सुझा सकता है। एक छीनी सी प्रेम कथा एक छीनी सी प्रेम कथा भी पृष्ठभूमि में है। एक नहीं बल्कि दो छीनी प्रेम कथाएं हैं। निर्धनता और ओछी राजनीति से जूझते जनजीवन की भी हल्की झांकी, जनजीवन की भी अच्छी झांकी मिलती है यहाँ, जिससे पाठ समृद्ध होता है। अपनी सूक्ष्म विनोद वृत्ति के कारण भी कुछ पात्र अलग से चमकते नजर आते हैं। इतना अनामिक के कथन है। आलोक भल्ला हमारे समय के अंग्रेजी साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं, कला समीक्षक हैं। उन पर यूट्यूब के अपने व्याख्यानों में मैंने असकृत या कुछ बार चर्चाएं की हैं। उनका भी संक्षिप्त मंतव्य इसमें पृष्ठ कवर पर प्रकाशित है, उसको मैं पढ़ रहा हूं। प्राचीन कला और साहित्य में देवता, मनुष्य और पक्षी जीवन के अहम सवालों पर निरंतर संवाद करते हैं। यह संवाद इसलिए जरूरी माना गया कि सृष्टि में हर प्राणी की अपनी जगह और अपनी भूमिका है। इस संवाद में रुकावट होने पर प्रकृति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होने लगता है और मनुष्य का जीवन भी दुखों से भरता जाता है। लोक कथाओं और बाल साहित्य में यह संवाद बना रहा है। मानवीय उपन्यास में यह संवाद एकदम नए सिरे से इस तरह कायम किया गया है
कि प्रकृति हमारे साथ, हमारे सुख दुख में शरीक होकर एक अनूठे आह्लाद की दुनिया रचती है। बालक रघु के मानवी हंसिनी के साथ जो रिश्ते इस कहानी में बनते हैं, उनमें न देवताओं का हस्तक्षेप है, न कोई करिश्मा। मनुष्य और प्रकृति यहाँ पूरी तरह सहज रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके साथ मैं अपनी ओर से और दो एक बातें इस रचना के संदर्भ में जोड़ना चाहता हूँ। मानवीय उपन्यास संस्कृत में एक विशिष्ट मनस्थिति में या एक भाव दशा में लिखता चला गया या मुझसे लिखवा लिया गया है। और ऐसा उपन्यास मैं फिर नहीं लिख सकूंगा, यह मैं अवश्य जानता हूँ। इस उपन्यास के पीछे जो चिंताएं हैं, उनके बारे में अवश्य मैं कहता रहूंगा, कहता रहा हूँ। मैं एक प्रसंग से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कौन सी चिंताएं और किस उधेड़बुन के तहत यह उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया। 2-1 महीने पहले मैं अपने शहर के एक महाविद्यालय में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था और कुछ चर्चा करते हुए मैंने वहाँ एक बात यह कही कि कई साल हो गए मैंने तारों से खचाखच भरा आकाश नहीं देखा। बचपन में छोटे शहर में, कस्बे में या गांव में छत पर कभी लेटे हुए अमावस की रात को जो आकाश दिखाई देता था, वैसा आकाश फिर नहीं दिखा। करीब 20 साल पहले गुवाहाटी में एक बार था। वहाँ कुछ हवा साफ थी जहाँ हम रुके थे विश्वविद्यालय के परिसर में, और शायद अमावस की रात थी। शाम को घूमने निकले और ऊपर नजर गई तो कुछ कुछ वैसा आकाश दिखा। उसके बाद फिर नहीं दिखा। साल दर साल बीत गए, वैसा आकाश नहीं दिखा। वह आकाश हमसे छिन गया। वह आकाश अब नहीं रहेगा। वह आकाश अब हमें नहीं मिलेगा। वह हमारे पास अब नहीं बचा। यह मैं बीए, एमए के और रिसर्च के विद्यार्थियों के सामने और उस महाविद्यालय के प्राध्यापकों के सामने कह रहा था। व्याख्यान तो किसी अन्य विषय पर था, परमार्थ दर्शनम पर या वैदिक दर्शन पर था। व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात मैं निकला तो श्रोताओं की ओर देखते हुए मुझे लगा कि मैंने ये जो बात कही थी आकाश के बारे में, वह समझी नहीं गई है। क्योंकि जो विद्यार्थी थे वो 18-19 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक के होंगे। वो इस बात की सराहना नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसे आकाश की बात क्यों कर रहा है। वो कैसे दिखा होगा किसी को ऐसा आकाश, क्योंकि वह तो अकल्पनीय हो गया मेरी समझ से कि ऐसा आकाश नजर आए जो तारों से खचाखच भरा हुआ हो। मैंने कहा कि जिसमें तिल भी धरने की जगह बीच में न हो, ऐसा आकाश में देखा करता था एक समय। वह आकाश अब नहीं रहा। बच्चे या युवा जो छात्र थे वो नहीं समझ पाए। अध्यापकों में से शायद किसी ने समझा होगा, क्योंकि वो भी तो ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां आकाश अब नहीं है उस प्रकार का। एक प्राध्यापिका ने मुझसे बाद में पूछा कि आपने कहा कि वो आकाश अब नजर नहीं आता जो तारों से खचाखच भरा दिखता था, तो क्यों नहीं दिखता अब? पहले दिखता था तो अब क्यों नहीं दिखता? इस सवाल से मुझे लगा कि हाँ, मेरी बात नहीं ठीक से समझी जा रही है। इस बात को नहीं समझा जा रहा है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसमें कितनी धुंध और धूल और धुआं और प्रदूषण है कि हम 10 फीट 15 फीट दूर की चीज को भी बहुत साफ साफ अब नहीं देख पा रहे हैं। शाम को अपने घर के बाहर मुख्य मार्ग पर जब मैं घूमने निकलता हूँ तो 10 फीट दूर आते जाते लोग, ऑटो
वे साफ नहीं, कुछ धुंध में लिपटे हुए दिखाई पड़ते हैं। धुंध, धूल, धुआं, प्रदूषित हवा, इस सब ने ढक लिया है आकाश को। जब हम 10 फीट 15 फीट ऊंची, 10 फीट 15 फीट दूर जो चीजें हैं, वे एकदम साफ साफ नहीं नजर आती, जिसको दर्शन में कहा है कि सविकल्पक प्रत्यक्ष। हमारे यहाँ न्याय दर्शन में, वेदांत दर्शन में कहा गया कि उसका आकार, बहुत रूपरेखा बारीकी से एक एक नजर आने लगे। अगर कुछ धुंधला सा नजर आएगा तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा। 10 फीट दूर जाती हुई लड़की है या लड़का है स्कूटर पर, समझ में नहीं आता है, कुछ है, कोई है, ऐसा लगेगा। तो यह सब धुंधला जो बनता चला जा रहा है, उसमें आकाश कहाँ होगा, जो कि करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर हमसे हैं सितारे, उनसे भरा हुआ है, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने, हजरत अमीर खुसरो ने पहेली बुझाई थी कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। अब तो वह पहेली भी नहीं बुझाई जा पाएगी। हमने अपने स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में ये पहेलियां पढ़ी थीं, अब तो वे नहीं रहेंगी, वह आकाश भी नहीं है। तो यह सब जो घटा है पिछले 60-70 वर्षों में, हम लोग जो उम्र के आखिरी पायदानों पर चलने वाले लोग, उस समय की याद करते हैं जबकि प्रकृति से हम बहुत नजदीक थे और आकाश हमारे नजदीक उतर कर आता हुआ हमें लगता था वह समय हमसे छिन गया। यह विचार किया जाना चाहिए कि वह आकाश क्या हमें फिर से हासिल हो सकेगा, क्या उसकी संभावना बची हुई आकाश, धरती, धरती जो कि कराह रही है प्रदूषण से। हमारे अपने शहर में, हर शहर में कितने कितने पेड़ रोज कटते हैं, और हम भारतीय संस्कृति के ऋषियों की चिंतन का गुणगान करते हैं। हमारे ऋषि व्यास महाभारत में, मनु मनुस्मृति में कहते हैं कि पेड़ जो है जीवित मनुष्य के समान है, लिविंग बॉडी है, उसको काटना मतलब जीवित मनुष्य की हत्या। तो यह जो पूरे विश्व में विनाश हुआ है और जिसके दुष्परिणाम हम निरंतर भोग रहे हैं, भयंकर दुष्परिणाम हम निरंतर भोग रहे हैं, कि ब्राजील के जंगल खत्म हो गए तो वहां क्या तबाही हो रही है, कहाँ कितने भूकंप आ रहे हैं, कहाँ कितने जल प्रलय हो रहे हैं। यह जो कार्बन गैसों के उत्सर्जन से तापमान बढ़ रहा है, जिसके बारे में ग्रेटा थनबर्ग आगाह करती आ रही हैं, कि जो पूरी धरती विनाश की ओर बढ़ रही है, इसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इस सवाल से विचलित होकर यह उपन्यास लिखा गया था। हालांकि इस उपन्यास में कहीं इस तरह के सवाल नहीं है। इस उपन्यास में तो हंसिनी है और बच्चा है और उनकी दुनिया है गांव की। वो गांव से होते हुए शहरों में और विदेशों तक जो पात्र इसके यात्रा करते हैं वे हैं। पर इसको पढ़ते हुए मैं ये मानता हूं कि ये सवाल उठेंगे, और हम लोग तो इस धरती को बचाने के लिए अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी को रोकते भी हैं कि फालतू पानी मत बहाइए, तो वह उल्टे हमसे लड़ने लगता है, और हमें इतनी शक्ति नहीं बची कि हम अपने पड़ोसी से अब झगड़ा कर लें। पेड़ हमारी कॉलोनी में है, हमारे देखते देखते मना करते हुए जीवित पेड़, अच्छे पेड़ काट दिए गए। हमारे घर के बाहर के मुख्य मार्गों पर पेड़ कटे, खूब हाईवेज बने, हजारों हजारों पेड़ कटे, कहने का भी कोई असर नहीं होता। तो ये उपन्यास
उन लोगों के लिए लिखा गया जिन पर असर होगा और जो संकल्प कर सकते हैं। बच्चे, किशोर, जिनके पास किशोर मन है, जिनके भीतर बच्चा है, जो ग्रेटा थनबर्ग के पास है, वे लोग संकल्प कर सकते हैं। संकल्प कर सकते हैं तो इस धरती को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं। यह उम्मीद है। बहुत-बहुत धन्यवाद।